गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू कॉर्पोरेट लॉ क्लास। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था शेयर होल्डर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में हमने 3 टाइप्स किए थे, एजीएम, ईजीएम एंड क्लास मीटिंग्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग क्या है, यानी कि संचालकों की सभाएं किस तरह की होती हैं। तो अब स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डायरेक्टर्स कौन होते हैं, कंपनी डायरेक्टर्स क्यों अपॉइंट करती है, डायरेक्टर्स की जब मीटिंग कराई जाएगी तो उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन होगा, डायरेक्टर्स मीटिंग रखने के लिए क्या एजेंडा डिसाइड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, वैधानिक प्रावधान यानी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग के लिए। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब मीटिंग बुलाई जाएगी तो उसमें मिनिमम कितने मेंबर्स का होना ज़रूरी है, कितने टाइम इंटरवल के बाद हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुला सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इस मीटिंग का हेड कौन होगा। तो 1 बाय 1 इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट with a new topic, that is BOD meeting. BOD denotes board of directors. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है कि डायरेक्टर्स का एक बेसिक मीनिंग कंपनी के फंक्शंस को या उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, कंपनी की एक्टिविटीज़ को करने के लिए कंपनी संचालकों को अपॉइंट करती है, यानी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है जो किसी कंपनी के काम को मैनेज करते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग क्यों बुलाएंगे, कंपनी की पॉलिसी के लिए, कंपनी की मैनेजमेंट क्यों, और कंपनी के अदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा डिसाइड करते हैं। तो ये सब डिसीजन लेने के लिए ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी और इन्हीं मीटिंग्स को हम कहेंगे द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरीज ऑफ मीटिंग ऑफ ए कंपनीज डायरेक्टर, यानी किस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 तरह की डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग और दूसरा डायरेक्टर्स की कमेटी की मीटिंग। हम इस लेक्चर में डायरेक्टर्स की कमेटी की भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग कराई जाएगी। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो BOD की मीटिंग्स हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड होंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स की कमेटी। तो हमारे पास प्रोविजंस क्या हैं, वैधानिक प्रावधान क्या हैं। सबसे पहला हमारे पास है पावर टू कन्वीन द मीटिंग, यानी कि सभा बुलाने का अधिकार। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई भी डायरेक्टर किसी भी समय कंपनी के लिए मीटिंग बुला सकता है, यानी कि किसी भी संचालक के पास अधिकार है कि वो मीटिंग को बुलाना चाहता है तो वो बुला सकता है। नॉर्मली इस तरह की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग बुलाई जाएगी, या तो डायरेक्टर्स का चेयरमैन, उनका हेड, या फिर कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज किया जाता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुला सकते हैं। सेकंड इज़ पीरियड ऑफ मीटिंग। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाना चाहती है तो कम से कम 30 डेज़ के बाद, जैसे ही किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है उसके रजिस्ट्रेशन के 30 डेज़ के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर उस कंपनी को अपने संचालकों की सभा बुलानी ज़रूरी है। अगर कोई कंपनी इसी ईयर में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, यानी कि पहले से इनकॉर्पोरेट है, या फिर कंपनी के रजिस्ट्रेशन का 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, तो उसके इमीडिएट नेक्स्ट ईयर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कम से कम 4 मीटिंग्स बुलानी ज़रूरी हैं। और 2 मीटिंग्स के बीच में, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 2 मीटिंग्स के बीच में कम से कम आपका 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, 2 मीटिंग्स के बीच में आपका गैप कम से कम होना चाहिए, यानी 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए, लेकिन आप 120 दिन से ज़्यादा का गैप 2 मीटिंग्स में नहीं रख सकते हो, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसी भी वर्ष में कम से कम 4 मीटिंग बुलानी ज़रूरी हैं। उसके बाद जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी तो डायरेक्टर्स या तो खुद आ सकते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी मीटिंग में पार्ट ले सकते हैं। उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है तो
सेक्शन 25 के अंडर जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, जो कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस हो सकती हैं, उनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है नोटिस एंड एजेंडा। नोटिस यानी इन्फॉर्म करना, एजेंडा यानी कि आप क्या डिस्कस करने वाले हो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो भी मीटिंग रखी जाएगी उसके लिए कम से कम 7 डेज़ का टाइम रखा जाएगा, 7 डेज़ का नोटिस दिया जाएगा और उन 7 दिनों के बाद ही डायरेक्टर्स की मीटिंग कराई जाएगी। जबकि शेयर होल्डर्स के केस में हमने 21 डेज़ का टाइम रखा था। ऐसे नोटिस की सूचना सभी डायरेक्टर्स को या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से या फिर डाक द्वारा, पोस्ट द्वारा उनको दे दी जाएगी। लेकिन अगर कोई अर्जेंट वर्क है तो कंपनी 7 डेज़ से कम का भी टाइम दे सकती है, अगर कोई भी संचालक इसके लिए अपनी सहमति दे देता है। और यदि ऐसी मीटिंग में कोई एक डायरेक्टर भी अगर अवेलेबल है तो भी ऐसी मीटिंग को किया जा सकता है और कंपनी से संबंधित डिसीजन लिया जा सकता है। कंपनी के जिस ऑफिसर या जिस एम्प्लॉय की ड्यूटी लगाई जाती है कि उसने डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करना है, और अगर वो डायरेक्टर्स को टाइम पे इन्फॉर्म नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति को 25,000 रुपीज़ पेनल्टी के पे करने होंगे। उसके बाद कोई भी अगर कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करें, कैलेंडर ईयर जो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होता है, तो उसमें 6 मंथ्स में हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को बुलाना ज़रूरी है। और 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बीच में 90 डेज़ से इससे ज़्यादा का गैप नहीं अलाउड है, क्योंकि हमें 1 ईयर में 4 मीटिंग्स कंडक्ट करनी है। तो 30 डेज़ हमने टाइम रखा है। 3 मंथ्स के बाद अगर हम बुलाएंगे तो ही हम 4 मीटिंग्स को कंडक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ क्योरम। स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट टर्म है क्योरम। क्योरम का मतलब होता है कार्यवाहक संख्या। इसका मतलब ऐसी न्यूनतम संख्या जो कंपनी में डिस्कस किए जाने वाले डिसीजन के लिए सहमत ही नहीं है। वो सदस्य कितने हैं, यानी कि कंपनी के जितने संचालक हैं उसमें जब भी कोई डिस्कशन किया जा रहा है तो वो किसी भी हित से संबंधित नहीं होते। इसको अगर सिंपल टर्म्स में पढ़ें तो क्योरम का मतलब ऐसी न्यूनतम संख्या जिनके एकत्रित होते ही किसी मीटिंग को हम वैलिड मान लेते हैं। यानी कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ़ मेंबर्स या डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर वो मिनिमम प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो मीटिंग वैलिड है। अगर मिनिमम मेंबर्स इकट्ठे नहीं होते तो ऐसी मीटिंग को हम वैलिड नहीं कह सकते। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें मिनिमम मेंबर्स कैसे चूज़ करने हैं। तो कंपनी के टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं। बेसिकली हर चीज़ के लिए कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न्स दिए गए होते हैं। कंपनी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करती है जो उन्होंने अपने आर्टिकल्स में रजिस्टर करवाई हैं। लेकिन अगर आर्टिकल्स में आपने कुछ भी नहीं लिखा है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स होने चाहिए, तो आपके जो टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर्स, दोनों में से जो ज़्यादा हो वो मेंबर्स को हम क्योरम कहेंगे। उसके बाद अगर मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होते तो ऐसी मीटिंग को हम पोस्टपोन कर देते हैं। नेक्स्ट वीक सेम टाइम और सेम प्लेस पे ही ऐसी मीटिंग को कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर 7 डेज़ के बाद कोई हॉलीडे डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बिल्कुल अगले दिन यानी इमीडिएट नेक्स्ट डे ऐसी मीटिंग को कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद है चेयरमैन ऑफ मीटिंग। चेयरमैन ऑफ मीटिंग का मतलब कि उस मीटिंग का अध्यक्ष। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर कोई भी मीटिंग कराई जाएगी तो वो किसी पर्सन की अध्यक्षता के बिना नहीं कराई जा सकती। कंपनी के अंतर नियमों में यानी आर्टिकल्स में या तो आप अध्यक्ष का नाम मेंशन करेंगे या फिर कंपनी के संचालक अपनी तरफ से किसी व्यक्ति का नाम अपने अध्यक्ष के फॉर्म में या चेयरमैन के रूप में नामांकित कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या क्या डिस्कस करना है। बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन मीटिंग, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आप वो सारी चीज़ें डिस्कस करोगे जिनको आप शेयर होल्डर्स की मीटिंग में डिस्कस नहीं करते हो। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आप ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी के पॉलिसी क्या है, कंपनी को मैनेज कैसे करना है, कंपनी के डायरेक्टर्स का अप्रूवल कैसे होगा, डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन क्या देना है,
डायरेक्टर्स ने जो रिपोर्ट बनाई है उस पर अगर कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरह से उस रेजोल्यूशन को पास कर रहे हैं। तो हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस करनी है जो हम शेयर होल्डर्स की मीटिंग में डिस्कस नहीं करते हैं। उसके बाद अगर उपस्थित यानी प्रेजेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी निर्णय को लेने के लिए कोई प्रस्ताव पास करना चाहते हैं तो इसके लिए वोटिंग करवाई जाएगी। अगर वोटिंग के लिए 50% अगेंस्ट में है और 50% फेवर में है तो वो इक्वल हो गया, 50-50 हो गया। इस केस में डिसीजन लेने के लिए चेयरमैन के वोट को भी मान्यता दी जाएगी, अन्यथा चेयरमैन वोट नहीं डालता। जब आप चेयरमैन से वोट ले रहे हैं या तो वो फेवर में होगा या अगेंस्ट में होगा, तो ऐसे वोट को हम कास्ट वोट कहते हैं। अब कंपनी के डायरेक्टर्स की मीटिंग में जिस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट या फेवर में ज़्यादा वोट्स हैं उसको फाइनल कर लिया जाएगा और कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी प्रस्ताव तब तक पास नहीं होगा जब तक वो एक ड्राफ्ट की फॉर्म में नहीं बनेगा और उस पर सभी संचालकों के या जो उसके हित में है वो उसके ऊपर अपने साइन नहीं कर देते। साथ में किसी प्रस्ताव को पास करते समय ये भी लिखा जाएगा कि इस प्रस्ताव के अगेंस्ट कौन से संचालक थे, उनका नाम भी लिखा जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिर से मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो स्टूडेंट्स ये मिनट्स वो मिनट नहीं है जो आप अपने टाइम देखते हैं, ये मिनट आपके वो मिनट है जैसे हम कहते हैं कि एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। सेम केस जब कंपनी की मीटिंग चल रही है तो उस मीटिंग में जो कुछ भी डिस्कस किया जा रहा है यानी कि द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग्स, मीटिंग में आपने जो कुछ भी डिस्कस किया उसको लिखना हमारा कहलाता है मिनट्स। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमने मीटिंग में डिस्कस की हैं उन्हें हम मिनट्स कहते हैं। तो मिनट्स को लिखने के लिए एक अलग से मिनट बुक बनाई जाती है। इस मिनट बुक को हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिनट्स बुक। इस मिनट बुक में मीटिंग से संबंधित सारी चीज़ों को डिटेल में लिखा जाएगा कि कितने डायरेक्टर्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया है, आपने किन डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है और ऐसी मीटिंग में आपने कौन से प्रस्तावों को पास किया है, किन रेजोल्यूशंस को पास किया, इन सब की डिटेल आपको लिखनी है। इस मिनट बुक में आपको इंडेक्स बनाना है और उस इंडेक्स पे आपको सीरियल नंबर भी लिखना है ताकि हर पेज से आप इजीली चेकआउट कर सकें कि किस पेज पे आपने किस मीटिंग से रिलेटेड किन किन चीज़ों को मेंशन किया है। सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ख़त्म होते ही 30 डेज़ के अंदर अंदर मिनट बुक में उस मीटिंग से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन को लिख दे और चेयरमैन के सिग्नेचर करा ले। उसके बाद कंपनी की जो मिनट बुक है ये कंपनी की मीटिंग्स का एक प्रमाण है, एक एविडेंस होता है, क्योंकि इस मिनट बुक के थ्रू ही डायरेक्टर्स अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने कोई डिसीजन कब और क्यों लिया, किन कंडीशंस को फॉलो करते हुए उन्होंने कोई प्रस्ताव पास किया। अगर मिनट बुक लिखने से संबंधित कंपनी कोई भी त्रुटि करती है तो इसके लिए कंपनी को 25,000 रुपीज़ पेनल्टी पे करनी होगी और जो ऑफिसर ऐसे डिफ़ॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे कम से कम 5,000 रुपीज़ का फ़ाइन भी देना होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरी टर्म आती है मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स कमेटीज़। तो अभी तक हमने पढ़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, अब बात आती है डायरेक्टर्स की कमेटी। क्या ये दोनों अलग हैं? यस, कुछ टर्म्स तक ये दोनों अलग हैं। आपने कंपनीज पढ़ी हैं, स्मॉल साइज़ कंपनी एंड बिग साइज़, लार्ज साइज़ कंपनीज़। जो नॉर्मल कंपनीज़ हैं, स्मॉल साइज़ हैं या मीडियम साइज़ हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से काम चलाती हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी बहुत लार्ज साइज़ है, बिग साइज़ की कंपनी है, उनके बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में उनके बिज़नेस की एक्टिविटीज़ स्प्रेड हैं, तो बहुत सारी जियोग्राफिकल लोकेशंस को इंक्लूड करते हुए आप जब डायरेक्टर्स की संख्या को बांट देते हो, यानी कि जितनी बड़ी कंपनी है उसको चलाने के लिए उतने ज़्यादा डायरेक्टर्स चाहिए। जितने ज़्यादा डायरेक्टर्स होंगे तो उन डायरेक्टर्स के हम ग्रुप बना सकते हैं, तो उन ग्रुप्स को ही हम कहते हैं डायरेक्टर्स की कमेटी।
तो अब हमने यहाँ पे देखा कि बिग साइज़ की कंपनीज़ जिनके बिजनेस, जिनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, विभेदीकृत जिनके फील्ड्स हैं, अधिक क्षेत्रों में जो कंपनियाँ काम करती हैं, वो डायरेक्टर्स की मीटिंग को यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को बार बार बुलाती हैं। तो ऐसी कंपनी जिसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत लार्ज साइज़ कंपनी है, तो इनके सारे डायरेक्टर्स के लिए सभी मीटिंग्स को अटेंड करना डिफ़िकल्ट है। इसीलिए क्योंकि ये मीटिंग्स बार बार होती रहती है, कोई ना कोई डिसीजन लेना है आपको अलग अलग एक्टिविटी या फील्ड के रिगार्डिंग, तो सभी डायरेक्टर्स एक साथ एक ही जगह पे कलेक्ट नहीं हो सकते। इसीलिए कंपनी ने इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए डायरेक्टर्स का ग्रुप बनाने स्टार्ट कर दिए। इसीलिए कंपनी ने कमेटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया, उनको बनाया। ये डायरेक्टर्स की ही कमेटी थी और इन डायरेक्टर्स में से जो जिस स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड थे उनको मिला के एक कमेटी बना दी गई ताकि वो उस पर्टिकुलर इशू से संबंधित निर्णय ले सकें। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो चेयरमैन था वही सेम पर्सन भी डायरेक्टर्स की कमेटी का अध्यक्ष बनेगा। और कमेटी सिर्फ तभी बनाई जा सकती है जब किसी कंपनी के आर्टिकल्स उसे ऐसा करने की परमिशन देते हों। तो यहाँ पे हमने पढ़ा डायरेक्टर्स की कमेटी क्या थी। बस आपने बेसिकली स्टूडेंट्स ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या डिफरेंस है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कुछ संचालक, उनका एक ग्रुप, एक ही ग्रुप, दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन जब संचालक बहुत सारे हैं, कंपनी बहुत बड़ी है, तो उन संचालकों को बहुत ज़्यादा मात्रा में अपॉइंट किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे बिजनेस हैंडल करने हैं। और उन संचालकों यानी उन डायरेक्टर्स के ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ से रिलेटेड डायरेक्टर्स का एक ग्रुप बना दिया, टेक्निकल इश्यूज़ के लिए बना दिया, मार्केटिंग के लिए बना दिया। तो अलग अलग टाइप के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टर्स की कमेटी बना देते हैं ताकि कंपनी के डायरेक्टर्स उन पर्टिकुलर इश्यूज़ के ऊपर अच्छे से डिसीज़न ले सकें और उन छोटी छोटी कमेटीज़, छोटे छोटे ग्रुप ने जो डिसीज़न लिया है वो डिसीजन फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन के सामने रख दिया जाता है और फिर डायरेक्टर्स उसके रिगार्डिंग डिसीजन ले लेते हैं। कमेटीज़ बना के डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है कि डायरेक्टर्स की कमेटी कितने टाइप की होती है। 2 टाइप की हो सकती है, परमानेंट नेचर की और टेम्परेरी नेचर की। फर्स्ट हम करें परमानेंट कमेटीज़। तो परमानेंट कमेटीज़ वो होती हैं जो कंपनी की वर्किंग कमेटी हैं, यानी कि जो डे टू डे बिज़नेस हमने करना है उनको देखने के लिए जो कमेटीज़ बनाई जाती हैं। अब कंपनी का काम तो कंटिन्यूस चलता है, तो थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी जो हम कमेटीज़ बना देते हैं और उनको हम डिस्ट्रॉय नहीं करते, दैट इज़ परमानेंट कमेटीज़। इस परमानेंट कमेटी में जो आप डायरेक्टर्स चुनेंगे, जो मेंबर्स चूज़ करेंगे, वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही होंगे। और इनमें जो हम स्पेसिफिक चूज़ करेंगे, जैसे हमने फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा लेने होते हैं, हमने एक अलग कमेटी बना दी। हमने मार्केटिंग से रिलेटेड हमेशा डिसीजन लेने हैं, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएं या सर्विस बनाएं, तो इसके लिए अलग कमेटी बना दी। दूसरा हमारे पास आता है टेम्परेरी कमेटीज़, जिनको सिर्फ एक स्पेसिफिक इशू के लिए बनाया गया है। जैसे ही आपका वो इशू ख़त्म हो गया, आपने उसके लिए डिसीजन ले लिया, विचार विमर्श कर लिए, तो जैसे ही आप अंतिम निर्णय पे पहुंच जाते हैं तो इस मीटिंग को आप ख़त्म कर देते हैं, दैट इज़ टेम्परेरी कमेटी। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने अभी तक किया इसके बारे में एक लमसम हम फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं। फर्स्ट, सभी कंपनीज़ को अपने डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाने के लिए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़रूरी है जो भी आपके कंपनीज एक्ट में दिए गए हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और जो आपके ICSI हैं, इनके रूल्स को आपको फॉलो करना ज़रूरी है। आपको अगर आप ऑनलाइन मीटिंग करा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डायरेक्टर्स की मीटिंग करा रहे हैं, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, सारे रूल्स रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है। उसके बाद एग्जिस्टिंग कंपनी को अपना डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का सेक्रेटरी और जो आपके अदर डायरेक्टर्स हैं,
जिनको भी आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिनको अपॉइंट किया है, इनको अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी प्रॉपर मेंटेन करके रखने होंगे अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डायरेक्टर्स की मीटिंग करा रहे हो तो। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम इसलिए कराएंगे क्योंकि डायरेक्टर्स आपके अलग अलग एरिया में उपस्थित हो सकते हैं। अगर वो विद इन 7 डेज़ मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हो सकते तो इस स्थिति में हम उनकी ऑनलाइन मीटिंग करा सकते हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। और ऐसी मीटिंग के लिए आपको नेसेसरी है कि कंपनी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है किसी भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी को कम से कम 4 मीटिंग्स करानी है विद इन 90 डे गैप, यानी कि 3 मंथ्स के बाद आपको मीटिंग करानी है। अगर आप कैलेंडर ईयर की बात करो, हाफ ऑफ द ईयर, जैसे आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा तो 1 अप्रैल के बाद 3 महीने, दैट वुड बी 30 जून, यानी कि 1 अप्रैल से 30 जून तक आपको मीटिंग करानी है। अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें तो कैलेंडर ईयर का मतलब ईच हाफ ऑफ द ईयर, यानी कि साल का आधा, तो वो तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, उसमें आपका हाफ कितना हो गया, दैट वुड बी जून अगेन। सेकेंड, आपका जो 2 कंपनी का मीटिंग है, जो मीटिंग का गैप आएगा आपका वो 3 मंथ्स का है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 120 डेज़ का। वो भी तब होगा जब आप कंपनीज रजिस्ट्रार को इसके लिए प्रॉपर रीज़न वाला नोटिस देंगे। उसके बाद हमने जो भी मीटिंग कॉल करनी है डायरेक्टर्स की, इसके लिए मिनिमम 7 डेज़ का नोटिस दिया जाता है। आप इससे भी कम टाइम का नोटिस दे सकते हो, चाहे उसमें कोई एक डायरेक्टर ही प्रेजेंट क्यों ना हो। उसके बाद आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अगर बात कर रहे हो, अगर वो एब्सेंट है तो भी आप उसकी जगह किसी दूसरे डायरेक्टर को भी बुला के ऐसी मीटिंग को कंडक्ट करा सकते हो। जब भी कोई प्रस्ताव पास किया जाएगा तो वो सभी संचालकों के बीच में उसको सर्कुलेट किया जाएगा, यानी सबकी उस पर सहमति ली जाएगी, सभी डायरेक्टर्स उसको पढ़ेंगे तभी हम उसको पास कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी डायरेक्टर ऑडियो विजुअल मीन्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग का पार्ट बन सकता है। सारे रूल्स रेगुलेशंस को आपको ऑनलाइन मोड में भी फॉलो करना है। चेयरपर्सन यानी कि कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अध्यक्ष है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, जैसे कि आपकी जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको चेक करना, उनको आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड्स को प्रॉपर बनाना। अगर आप ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग करा रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डाटा रखना है। आपको डायरेक्टर्स किसी कंपनी के कार्य में कितना एंटर कर सकते हैं, आपको वो भी चेकआउट करना है। उसके बाद कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डील नहीं कर सकते, तो वो हम क्या नहीं कर सकते, जैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल है तो वो तो डायरेक्टर्स उसको चेक करेंगे क्योंकि डायरेक्टर्स की रिपोर्ट बनेगी, वो शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करेंगे और शेयर होल्डर्स बाद में यानी मेंबर्स या शेयर होल्डर्स उस पर सिग्नेचर करके फिर ऑडिटर से भी चेक करवाएंगे। इसलिए ऐसी चीज़ों को हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अप्रूव नहीं करा सकते। सेम केस विद द बोर्ड रिपोर्ट ऑल्सो, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के साथ हमें ऑडिटर्स की भी रिपोर्ट देनी होती है और उसी के बेस पे हमें जो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है उसी के बेसिस पे शेयर होल्डर्स डिसीजंस लेते हैं। तो अगर डिसीजन मेकिंग आपने अच्छी बनानी है, इफ़ेक्टिव बनानी है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रॉपर डिसीजन लें, रेजोल्यूशन प्रॉपर पास करें, प्रॉपर प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। कमेटीज़ जो भी डिसीजन लेगी वो बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे फाइनलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।